स्वागत है आप सभी का R9 टीवी की बड़ी बहस में। मैं हूं जब्बार खान। जी हां, तो क्या इतना अहम है भारतीय जनता पार्टी के लिए अब पंचायती चुनाव? क्योंकि इससे पहले हमने हैदराबाद में देखा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, खासतौर पर अमित शाह ने वहां पर एड़ी से चोटी का जोर लगाया, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले 2021 का पंचायती चुनाव बीजेपी के लिए जितना अहम दिख रहा है, बीजेपी की रणनीति जिस तौर पर वहां पर दिख रही है, जेपी नड्डा ने जाकर के वहां पर जिस तरीके से पार्टी के लोगों के साथ, संगठन के साथ में, और जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो तैयारियां जमीनी स्तर पर दिख रही हैं, ऐसी तैयारी पंचायती चुनाव में शायद ही पहले कभी देखने को मिली हो। शायद ही किसी नेशनल पार्टी के हाई कमान की तरफ से इतनी ज्यादा संजीदगी पंचायती चुनाव में कभी नजर आया हो। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ग्रामीण स्तर पर उस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा संजीदगी क्यों दिखा रही है, इस स्तर पर जद्दोजहद करती हुई यह पार्टी क्यों दिख रही है, और इसलिए हमने यहां पर लिखा तो इतना अहम है यूपी का पंचायती चुनाव। चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपको मिलाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किस तौर पर कार्यकर्ताओं में ऑक्सीजन डालने का काम किया है और क्या दिशा निर्देश दिए, और उस पर निष्पक्ष तौर पर जो जानकार है राजनीति की वो क्या कह रहे हैं। पहले जेपी नड्डा को सुनिए। हर मंडल के पदाधिकारी को ये चिंता करनी कि वो हर महीने, हम सब लोग जानते हैं कि हमारे मंडल का पदाधिकारी सिर्फ पदाधिकारी नहीं होता, उसको किसी न किसी बूथ की जिम्मेवारी दी जाती है। और लगभग हम मानते हैं कि जिसको आप सेक्टर बोलते हैं, एक मंडल में लगभग कोई 15 से 16, 17 सेक्टर होते हैं, जिसको आप शक्ति केंद्र भी बोलते हैं। आपके यहां सेक्टर बोला जाता है, कई जगह पर उसको शक्ति केंद्र भी बोला जाता है। हर मंडल के पदाधिकारी को कोई न कोई बूथ दिया है। मेरा निवेदन है कि मंडल का पदाधिकारी हर बूथ पर महीने में एक बार जरूर जाए और बूथ की समिति के साथ बैठ करके अच्छे तरीके से बूथ की रचना की चिंता। महामंत्री होना ये पोस्ट है, ये जिम्मेवारी है, लेकिन फलाने बूथ का मैं इंचार्ज हूं, ये उसकी जिम्मेवारी है, इसको उसको पूरा करना पड़ेगा, महीने में एक बार जाना पड़ेगा, उसकी चिंता उसको करनी पड़ेगी। पार्टियों का हाल क्या है? किसी के पास नेता है तो नीति नहीं, किसी के पास नीति है तो नियत नहीं, किसी के पास नियत है तो कार्यक्रम नहीं, किसी के पास कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। ये बीजेपी है जिसके पास नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है। तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां और बीजेपी की संजीदगी उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर के इस स्तर पर, मगर इस पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुनिए। नड्डा साहब आए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने गहन मंथन किया है, मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने परामर्श किया है, बातचीत की है, संगठन के लोगों से भी, अध्यक्ष से भी, और जो संगठन मंत्री हैं उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। इसमें तो कोई दो नहीं, और संगठन में इसमें फेरबदल तो होना ही है मंत्रिमंडल में। अब वो यहाँ से जाने के बाद वो अमित शाह से और मोदी जी से इस पर विमर्श करेंगे, और उसके बाद मंत्रिमंडल, मुझे लगता है कि जल्दी ही, और ये संभावना हो सकती है कि विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, ऐसी चर्चा। तो पंचायती चुनाव को लेकर के संजीदगी और उसकी शिद्दत से तैयारी में जुटी हुई बीजेपी, और इस बीच में क्या मंत्रिमंडल में भी जो बदलाव होने के संकेत हैं वो बदलाव पंचायती चुनाव से पहले होंगे, और क्या उसका नतीजा किस तौर पर सामने आएगा और उसका असर क्या 2022 के विधानसभा चुनाव तक बीजेपी देख करके चल रही है। हमारे साथ सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, और ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर के भी करेंगे कि विपक्षी खेमा किस तौर पर अपनी कील काठी दुरुस्त कर रहा है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जयप्रकाश पांडे जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता प्रियंका गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर प्रमोद गोस्वामी जी हैं, और आरएलडी के प्रवक्ता और नेता रोहित अग्रवाल जी हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया के साथ में स्वागत है। शुरुआत में चर्चा के जयप्रकाश पांडे जी आपसे ही करना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पर कोई भी चुनाव हो शिद्दत से लड़ती हुई दिखती रही है, मगर
इस बीच में जो देखने को मिल रहा हो, चाहे इससे पहले हैदराबाद का निकाय का चुनाव रहा हो या अब उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर के ये इतनी शिद्दत अचानक क्यों आई? जब्बार भाई, नगर इकाई हो या ग्राम पंचायत के चुनाव में शिद्दत तो बहुत पहले ही आनी चाहिए थी, क्योंकि जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे वो भी मानते थे कि स्वराज तब तक पूरा नहीं होगा जब तक ग्राम स्वराज शक्ल नहीं लेगा। तो जाहिर बात है कि आज राजनीतिक दलीय व्यवस्था हमारे पास है, दल चुनाव लड़ते हैं, विधानसभा लोकसभा में तो सरकारें हैं, लेकिन ग्राम स्तर पे दलीय सक्रियता कम रहती है और निर्दलीय लोग सक्रिय रहते हैं। दलगत राजनीति एक सच्चाई है, तो उसको जड़ तक तो जाना ही पड़ेगा। और भारत को जानते हैं 6 लाख गाँव में बसा देश है, और हमारी तो संस्कृति ही ग्राम संस्कृति है। यूनान मिस्र की सभ्यताओं में नगर केंद्रित सभ्यताएं थी। हमारी जो रूट है, चाहे वैदिक ग्रंथ देख लीजिए, महाकाव्य देख लीजिए, रामायण महाभारत, सब ग्रामीण संस्कृति के। तो अब जाहिर है कि बाबा साहब मानते थे कि मास्टर की राजनीति है। ठीक है, तो आपके हिसाब से देर आए दुरुस्त आए का काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो मैं समझता हूं ये तो आपके हिसाब से देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि इससे पहले लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, बीजेपी की शिद्दत तो दिखती रही है, मगर अब खास तौर पर इस अंदाज में ये जो एक ऐसी कोशिश और मेहनत जमीनी स्तर पर आपकी पार्टी की दिख रही है, पहले नहीं दिखी। और इसीलिए हमने ये समझने की कोशिश की कि क्या अमित शाह ने एक वक्त में जो इस बात का बार बार वो ऐलान करते थे, ऐसे में प्रमोद गोस्वामी जी मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूं, अमित शाह बार बार ये कहते थे कि अगले 50 वर्षों तक हमें राज करना है, और जाहिर तौर पर लोकसभा विधानसभा में अपनी जो लोकप्रियता है बीजेपी ने उसको बनाए रखा है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर संगठन को मजबूत किए बिना आगे लंबे वक्त तक यह राज मुमकिन नहीं होगा। क्या इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखें? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, एक विशेष बात यह है कि इसको खाली 2022 के विधानसभा चुनाव को लेके ही मात्र नहीं देखा जाए। वो एक उसकी महत्वपूर्ण कड़ी जरूर है कि नीचे ग्रास रूट लेवल तक या बूथ तक अगर आप देखें तो अमित शाह साहब ने भी और जेपी नड्डा साहब ने भी और प्रदेश अध्यक्ष भी ये बात कह रहे हैं कि उनका ये दावा है या वो ये क्लेम करते हैं कि भाजपा का बूथ सबसे मजबूत। तो जो वो ये नारा उन्होंने या ये जो स्लोगन दिया है, तो जब उनका हर बूथ कहाँ है, बूथ तो नीचे ग्रामीण लेवल पर भी है और शहर लेवल पे भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का अगर आप उठा के देखें तो वो पहले शहरों की पार्टी रही है, उसको ग्रामीण क्षेत्र में उसकी ना कोई पकड़ थी ना उसकी कोई पहचान थी। लेकिन 14 के बाद से जो मोदी जी और शाह ने इस भारतीय जनता पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद उनका तभी से ये प्रयास चला है कि हम उसको ग्रास रूट लेवल तक लेके जाएं पार्टी को, और शायद ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। अभी तक हाँ, ये बात भी सही है कि अभी तक ये पंचायत के चुनाव दलीय आधार पर नहीं हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने ये हिम्मत जुटा के ये पहल करके कि हमको इससे मतलब नहीं है कि कोई क्या कहेगा, हमको निचले तबके के एक एक व्यक्ति से संपर्क करना है। अभी जैसा नड्डा साहब ने आपने सुना, उन्होंने कहा कि हर महीने हर बूथ पर हमारे पदाधिकारी जाएं और हर कार्यकर्ता से बात करें, वोट वही डालेगा। असल में देखिए तो ये, और भारतीय जनता पार्टी की इतना ही नहीं, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी राजनीति को बहुत शिद्दत से और बहुत करीने से और सैद्धांतिक तरीके से कर रही है। वो सत्ता में आने के बावजूद उसको इस बात का गुमान नहीं है कि अब तो हम सत्ता में हैं, अब तो हम जीत ही लेंगे। वो सत्ता में जीत लेंगे, जीत लेने के लिए वो पूरे ग्रास रूट लेवल तक प्रयास भी कर रही है, प्रयास कर रहे हैं। और उस पोजीशन को मेंटेन किए रखने के लिए उस पोजीशन को बनाए रखने के लिए आगे नीतियों में बदलाव और विस्तार भी उसमें मेंटेन नहीं ना बना, ये विस्तार, ये बात आपने सही कही कि उसको हमारी आज जो स्थिति है उससे हम ऊपर लेके जाएं। और जबकि विपक्ष पूरा एक महत्वपूर्ण बात और मैं कह दूं कि आप जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपने अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, जबकि चाहे वो कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो,
वो चुनाव से साल भर पहले वो अंगड़ाई लेती है और ये चुनाव खत्म होने के बाद ही उसमें सक्रिय हो जाते हैं। दो विपक्ष में और सत्ता पक्ष में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, और यही भारतीय जनता पार्टी की जीत का दल के आधार रूप में ला करके खड़ा करती है, खासतौर पर जनता के बीच में या वोटर्स के बीच में। और ऐसे में प्रियंका गुप्ता जी, बिल्कुल बीजेपी ने, प्रियंका गुप्ता ने एक साहस दिखाया पंचायती चुनाव में, दलीय आधार पर प्रत्याशियों को उतारने का एक साहस दिखाया है। ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लग रहा है कि आप लोग उस साहस से कहीं अपने आप को दूर कर रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं लग रहा कि उसकी काउंटर रणनीति जो होनी चाहिए वो है नहीं? प्रियंका गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस की राजनीति है वो हमेशा ही गांव से और गरीब से और किसानों से स्टार्ट होती है। आप देखिए कि जिस तरह से जितनी भी योजनाएं हमने बनाई हैं वो सारी गांव और गरीब लोगों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे ग्राम पंचायत हो। तो आप ये समझिए कि जो कांग्रेस है वो गांव से ही किसान को और उन सबको जो है आगे बढ़ाना चाहती है। और नहीं, ये तो सारी पार्टियों के दावे होते हैं प्रियंका गुप्ता जी। सारी पार्टियां जब सरकार में आती हैं तो ऐसी योजनाएं लाती हैं जिससे लोगों की कनेक्टिविटी हो। मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत चाहे वो शौचालय हो या दूसरी ऐसी स्कीमें हो, किसानों से जुड़ने के लिए कोशिश तो उन्होंने भी किया है। जुड़ने के लिए तो ये नीति तो सभी पार्टियों की रही है सत्ता में आने के बाद में। मैं ये कह रहा हूं कि काउंटर रणनीति के तौर पर कांग्रेस पार्टी की वो स्थिति दिख नहीं रही है, वो रणनीति दिख नहीं रही है। क्या वॉकओवर दे रहे हैं, मैदान खुला छोड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल नहीं है ऐसा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जो है अपना संगठन बना चुकी है और बहुत ही जल्दी नामांकन भी करने वाली है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि जो भी रणनीति बन रही है, जो भी आप देखिए पूरा साल, अगर पिछला साल उठाकर देख लीजिए तो जितनी भी समस्याएं, चाहे वो गांव से रिलेटेड समस्याएं हो, चाहे वो किसी भी जिले से रिलेटेड समस्याएं हो, हर जगह कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर आगे रही है। आप देखिए कि जितना भी संघर्ष किया है कांग्रेस पार्टी ने ही बढ़ चढ़कर संघर्ष किया, चाहे वो उम्बा हो, चाहे वो जो है आप हाथरस की घटना ले लीजिए, हर जगह कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सामने आई है। आपकी बातें मैं सारी बातों से इत्तेफाक रखता हूं, मगर क्या उस सोनभद्र के वाकये से या फिर हाथरस के वाकये से सारी चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी या आपकी कोशिशें कामयाब हो जाएंगी? मैं आऊंगा अगले राउंड में आपकी तरफ। आम आदमी का संघर्ष है, ये गांव का संघर्ष है जो कांग्रेस पार्टी करती रही है और हमेशा से करती रहेगी। ठीक है, मगर फखरुल हसन साहब, ये स्थिति एक तौर पर है, दूसरी तरफ अभी थोड़ी सी हलचल समाजवादी पार्टी में दिखी। आज अखिलेश यादव ने भी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि साहब आजम खान के साथ में हम लोग शिद्दत के साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। ये लंबे समय से, इतने समय से तो आजम खान जेल में थे, अभी तक समाजवादी पार्टी ने उनके प्रति कोई एक शब्द नहीं कहा था। जब ओवैसी ने मिलने की बात जाहिर की, जब इस बीच में कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रताप गढ़ी और एक नेता जाकर के मुलाकात करते हैं, तो क्या इसे रणनीति के तौर पर देखें कि अब डर लग रहा है समाजवादी पार्टी को कि हर समुदाय के वो वोटर्स जो सपा के साथ जुड़े रहे वो कहीं छिटकने ना लग जाए और हमसे पहले ही ओवैसी ने और कांग्रेस पार्टी ने पहल कर दी? ये एक रणनीति का हिस्सा है। देखिए, पहली चीज तो मैं आपको पहली बात का जवाब दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी विचलित क्यों है, वो इतनी तैयारी क्यों कर रही है, क्यों गांव में इतना सीरियस है। उसकी वजह सीधी सीधी ये है कि गांव से, किसानों से जो किसानों का विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी से उठ गया है। सब जानते हैं कि गांव में कौन बसता है, आज देश में जो सड़कों पे कौन बैठा हुआ है, कौन इनका विरोध करेगा पंचायत चुनाव में, कौन इनको वोट नहीं देगा। प्रमोद गोस्वामी जी ने जैसा कि कहा, प्रमोद गोस्वामी जी ने जैसा कि कहा कि शहरी इलाकों से निकल करके गांव में अपने पैठ को मजबूत करने के लिए, विस्तार देने के लिए बीजेपी उस माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं एक चेतावनी नहीं है आप सब पार्टियों के लिए? भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है गांव से, उसको बचाने के लिए नड्डा जी आज लखनऊ में भी हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं कि कैसे आपने जो किसानों को छला है, पूरे देश के किसानों को चला है, कैसे 56-57 दिन से जो किसान वहां पे बैठे हुए हैं, कैसे उनकी नाराजगी को हम कम कर पाए, कैसे उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की तानाशाह सरकार है उसने जो लिस्ट बनाने का काम किया कि कौन कौन किसान आंदोलन में गया था, कौन कौन जाएगा, उनकी जिले स्तर पे जो लिस्ट बनाने का, उनका दमन करने का जो काम किया है, उससे हम कैसे पंचायत चुनाव में बच जाए, कैसे वोट मिल जाए, इसलिए नड्डा जी आए। अब रही आजम खान साहब की बात, आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात की, तो हम बताना चाहेंगे कि माननीय आजम खान साहब हो या तंजीम फातिमा जी हो, किसी ने आज तक एक शब्द कहा हो कि पार्टी ने उनकी मदद ना की हो।
हम आपको 10 वीडियो दिखा देंगे जिसमें वो जब टूट के आई तो उन्हीं ने कहा कि समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिला के पूरे समय ये पूरा हमारे एक साथ अलग खड़ी विषय रही। है, एक अलग मुद्दा है आजम और समाजवादी पार्टी और मौजूदा वक्त की स्थिति। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था आपसे, इसको एक रेफरेंस मिला करके कि पार्टी को कहीं अब डर नहीं लगने लग गया कि साहब अब ये करना चाहिए, ये स्टैंड लेना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से स्टैंड पहले नहीं लिया गया, इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं कही गई, गरजे वो लोग आपके खिलाफ में कहे कोई बात उन्होंने नहीं कही हो। देखिए आदरणीय नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आजम खान साहब के साथ खड़े होने के लिए कहा था कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पे ये बोला कि हम आजम खान साहब के साथ हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी कानूनी प्रक्रिया में कोई फंसता है तो उसके लिए हम तलवार लेके नहीं निकलते। बिल्कुल सही बात आप न्यायपालिका की तरफ जाते हैं कि आप कानूनी दायरे में रह करके मदद कर सकते हैं, मगर कितनी बार आपकी पार्टी के नेताओं ने जाकर के जेल में मुलाकात की है या फिर उनके घर जाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सीतापुर जेल गए थे, उन्होंने मुलाकात की थी आजम खान साहब की और पूरी एक लीगल टीम बनाई थी जो उन्होंने उनके मुकदमों को देखा। दरअसल डर और भय और चेतावनी और चुनौती की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं रोहित अग्रवाल जी आपसे समझना चाह रहा हूं, ग्रामीण स्तर पर खासतौर पर आपकी पार्टी किसानों के लिए काम करने के लिए जानी जाती है, ग्रामीणों के लिए काम करने के लिए जानी जाती रही है। ऐसी स्थिति में ये जो सिनारियो 2021 का है, इसके फौरन बाद 2022 का विधानसभा का चुनाव है, बीजेपी क्या आगे निकलती हुई नहीं दिख रही है आपको? क्या उसका जो मैनेजमेंट है, आपके मैनेजमेंट से कहीं आप लोगों के हिसाब से मुकाबले आप लोगों के कहीं ना कहीं आगे तो जाता हुआ दिख नहीं रहा है? देखिए जब्बार भाई, हम लोकतंत्र में हैं, हम राजतंत्र में नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र की तरीके से काम कर रही है। और देखिए, राजनीति के अंदर नैतिकता की बहुत ज़रूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इनके पास कोई विचारधारा है, ना नैतिकता रह गई है। आज 57 दिनों से अगर आपके देश का किसान आंदोलित है, इस कड़ाके की ठंड में अगर वो बॉर्डरों पे बैठा हुआ है और आपके पास समय नहीं है उसकी समस्या को सुनने का, आप कहीं ना कहीं उसका सौदा कर देते हैं उद्योगपतियों के हाथों में, तो इस तरीके की राजनीति जनता समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को एक जनता ने मौका दिया था शायद एक बदलाव के लिए। इन्होंने कहा था कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, पर आज जनता को समझ में आ गया कि पार्टी विद डिफरेंस का मतलब क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गांव गरीब का नुकसान करने का काम किया है, युवाओं का नुकसान करने का काम किया है। की वजह से वो इस तौर पर अपना मैनेजमेंट बेहतर कर रही है, कनेक्टिविटी गांव से, डर की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जब्बार भाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसा आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा था, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी कर देती है, जबकि जनता आपको चुनाव में जिता के इसलिए भेजती है कि आप उसकी सेवा करें, उसके लिए काम करें, उसके लिए नीतियां बनाएं, उसके लिए आगे की जमीन बनाएं आप जनता के लिए। पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने में और चुनाव जीतने में दिलचस्पी रखती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं रह जाता है जनता से। आज भी अगर आप नड्डा साहब की स्पीच देखिए तो उनका सिर्फ यही मतलब है कि आप पार्टी को मजबूत करिए, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने जनता की सेवा के लिए और क्या उम्मीद की जा सकती है? पार्टी को मजबूत करेगा, वो नेता सत्ता में आएगा, मजबूत होगी पार्टी सत्ता में आएगी, तब जाकर के जनता के लिए काम करेगी। तो इसमें गलत क्या है? इसको किस तौर पर आप काउंटर करें? क्यों गलत इसे मानकर चले? नहीं बिल्कुल, मैं जब्बार भाई इस सीट से मैं बिल्कुल नहीं मैं नकार रहा हूं कि आपको चुनाव के लिए तैयारी नहीं करनी चाहिए। चुनाव के लिए आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए, पर आप राजनीति में सेवा करने के लिए आए, आप जनता के नौकर हैं। आप जनता की सेवा करना आपने अपनी स्वेच्छा से स्वीकार किया है कि हम जनता की सेवा करेंगे। वहां पे आप अगर सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ने और कुर्सी प्रेम में अगर आप फंसे रह जाएंगे तो आप जनता की सेवा कब करेंगे? आज आपकी जनता 57 दिनों से कड़ाके की ठंड में बॉर्डरों पे बैठी हुई है और आप यहां पे एक मीटिंग करते हैं लखनऊ के अंदर कि साहब अगला चुनाव कैसे जीतना है। इसका मतलब ही यही है कि आपको एक डर है कि जो जनता आंदोलित है, जो जनता नाराज है, वो अब आपको वोट नहीं देगी। दोबारा आपके झांसे में वो नहीं आने वाली है कि हमें क्या करना है। जयप्रकाश पांडे जी, क्या ये इस वक्त बीजेपी को भी डर लग रहा है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है कहीं ना कहीं नाराजगी किसानों में होगी, ग्रामीण स्तर पर एक नाराजगी होगी, इसलिए उनके बीच में पहुंचना नई स्ट्रैटेजी के साथ में ज्यादा जरूरी है और यह कहीं ना कहीं संगठन को मजबूती देगा, एक डर की वजह से? जब्बार भाई, डर कोई है ही नहीं, क्योंकि डर हमें तब लगता है जब प्रदेश में तमाम चुनाव होते हैं, पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा के हो, उपचुनाव हो, कहीं भी अगर हम शिकस्त खाना शुरू करते तो स्वाभाविक है कि एक दल के रूप में हम डरते।
वास्तविकता ये है कि जैसा आदरणीय गोस्वामी जी कह रहे थे कि हमारी चुनौती खुद हम ही होते हैं, इसलिए हम हर विजय के बाद सामाजिक आधार बढ़ाना हो या क्षेत्रीय आधार बढ़ाना हो, नई जमीन तोड़ने की रणनीति अपनाते हैं। और हमारे मित्र अग्रवाल जी जो कह रहे थे कि ये बार बार चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं, तो मैं इन्हें बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी संगठन सरकार पृथक पृथक कार्य करते हैं और रियल में ये हमारा भाग्य है कि संघ के संस्कार से हमारे पास कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है जिसको सत्ता के स्वाभाविक सुख नहीं चाहिए। और अगर रियल में हम सत्ता में आज आए हैं तो इसके पूर्ववर्ती दल के जो कार्यकर्ता थे, अगर उनका संगठन भी सत्ता से पृथक होता और शुचिता की मिसाल कायम करता, अखिलेश जी के विरुद्ध उतना रोष नहीं था। स्वाभाविक है कि उनके कार्यकर्ताओं की जो मतलब खुद आदरणीय मुलायम सिंह के, मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय मुलायम सिंह के उस दौर के रिकॉर्डिंग आप दिखाइए, वो कहते थे कि सपा का झंडा लगा के मकान पे प्लाट पे कब्जा करना, वसूली करना, अवैध खनन करना, यही काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि ये सब चुनाव हारेंगे। तो रियलिटी ये है कि ये तो हमें गर्व है कि हमें अटल जी दीनदयाल जी का संस्कार विरासत में मिला है और इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद, इतनी सफलता के बाद भी आज हमारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हैं। जो भी आदेश होता है, और जैसा अग्रवाल जी कह रहे थे कि जन सेवा नहीं है, स्वाभाविक है कि जनता मत देती है। अगर हम जन सेवा नहीं करेंगे, अत्याचार करेंगे तो हमें खारिज कर देगी। और हमारे मित्र जो कह रहे थे कि किसान सड़क पे है, निश्चित रूप से मैं मान लेता हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा किसान पूरे भारत का किसान है। उत्तर प्रदेश ही इनका कार्यक्षेत्र है समाजवादी पार्टी का। तो ये दिल्ली के बॉर्डर के बाहर इनके जितने भी प्रदेश इकाई इनकी है, जिले हैं, उस जिले स्तर पे किसान बिल के विरुद्ध कौन सा कैंपेन चलाए जब से किसान बिल पास हुआ। फखरुल हसन साहब, बीजेपी तो बिहार में भी चुनाव लड़ी, जयप्रकाश पांडे जी की बातों का फिर ये लोग भी गए, तमाम जीत के आए थे। केवल आभासी दुनिया पे आक्रामकता से कुछ नहीं होता कि वैचारिक सहानुभूति किसानों के प्रति दिखाई। आप किसानों के साथ खड़े कहां? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र, उनके पास सिर्फ आरोप लगाने का काम है। ये भूल जाते हैं कि समाजवादी पार्टी अभी कुछ ही दिन हुए कि हमने गांव-गांव चौपाल लगाई थी, किसानों से बात की थी, किसानों की समस्याओं पे बात की थी, किसानों से कहा था कि हम उनके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के लोग, जो आप ये सोचते होंगे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है। अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का 2 दिन से तो दौरा शुरू हुआ, या तो आप बोल लीजिए चौपाल, या बोल लीजिए, आप बोलिए। अगर आप बोलेंगे इस तरीके तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। बोलिए जफरुल भाई, ठीक है, बोलिए। उत्तर प्रदेश में हमने चौपाल लगाई, किसानों के बीच हम रहे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा और 26 जनवरी को किसान अगर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, समाजवादी पार्टी भी ट्रैक्टर रैली निकालेगी। पूरे प्रदेश में हम उसका विरोध करेंगे। आप क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की योगी की तानाशाह सरकार जिले जिले जाके किसानों की लिस्ट पुलिस से बनवा रही है, अधिकारियों से बनवा रही है कि कौन कौन लोग जाके किसान आंदोलन में भाग लेके आए हैं। उनकी लिस्ट कहां है? वो लोग जो किसान अपना आंदोलन उत्तर प्रदेश से शुरू करके दिल्ली बॉर्डर तक जाना चाहते थे, आप उनको जाने नहीं दे रहे हैं। मगर दूसरे प्रदेशों से फखरुल हसन साहब, ये तो एक मौका है ना आपके पास में, ग्रामीण स्तर पर जनता के बीच में आपके हिसाब से अगर आक्रोश है, उस आक्रोश को एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते आप तो भुला सकते हैं। तो हम श्रेय नहीं, अगर आपको लगता है प्रदेश सरकार देखिए, 2 चीजें हैं। समाजवादी पार्टी, प्रतिपक्ष के नेता, आपका कर्तव्य है कि आप उस कानून के विरुद्ध जनता को जागरूक करिए, उनकी नीतियों और जनता आपके साथ रहेगी। समाजवादी पार्टी आप लोहिया का नाम लेने की नैतिकता खो चुके हैं। हर साल हर एक चुनाव के बाद एक लोहिया मुलायम सिंह का नाम लेने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो नेतृत्व है उनके नीतियों आदर्शों संघर्षों से पृथक है। चुनाव में चले जाए, समाजवादी पार्टी 5 साल वो जिंदा कौम है जो कभी 5 साल इंतजार नहीं करती। हम चुनाव के लिए संघर्ष नहीं करते, जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती, तो उसके प्रति रणनीति, नीति और मेहनत दिखनी भी तो चाहिए। समाज सेवी संगठन बना लीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, खुशी की बात है। समाजवादी सेवा ट्रस्ट बना लीजिए। आप तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है कि उसको तानाशाही करने के लिए सारे राजनीतिक दल समाप्त हो जाए, अकेले भारतीय जनता पार्टी हो। 50 साल की प्रमोद गोस्वामी जी की तरफ मैं आऊंगा। ठीक है, आप जब राजनीतिक दल के ठीक है सर, दोनों लोगों के जनता से हर समस्या सहमत होती है, जाहिर तौर पर इस वक्त की चर्चा में वो लोग देख रहे होंगे। मगर प्रमोद गोस्वामी जी, मौजूदा वक्त में जाहिर तौर पर आपने कहा अपने पहले रिमार्क में कि बीजेपी एक शहरी पार्टी हुआ करती थी या हुआ करती है, ग्रामीण स्तर पर अपने पैड को मजबूत करने की एक रणनीति उनकी है। मौजूदा वक्त में किसानों का आंदोलन और उसका आक्रोश क्या ग्रामीण स्तर पर है
और अगर है तो क्या उस डर की वजह से बीजेपी की एक काउंटर रणनीति मजबूती के साथ दिख रही है? देखिए, पहले मैं प्रियंका जी ने जो कहा मैं उसका 1 मिनट में जवाब दे दूं। जो प्रियंका जी ने कहा ये इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस जो है वो शहरी ग्रामीण क्षेत्र की पार्टी रही है और उसने ग्रामीणों में और क्षेत्रों के लिए काम भी किया, इसीलिए वो एक लंबे दशक तक, कई दशकों तक, 6 दशकों तक उसने सत्ता पर काबिज भी रही है। लेकिन प्रियंका जी ये भी आप देख लीजिए कि राजीव गांधी जी ने ये बात कही थी कि जो निचले किसानों के और गरीबों के लिए जो योजनाएं हैं उसका कुल 18 पैसा जाता है, बाकी सब रास्ते में खा लिया जाता है। क्या उसके बाद से, ये राजीव गांधी के दौर का समय था, उसके बाद भी कांग्रेस आई, उसके बाद भी प्रदेशों में ये पूरे देश की बात कही, क्या ये स्थिति में सुधार हुआ? शायद नहीं हुआ। इसीलिए ये सारे भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैश किया और वो सत्ता में आ गई और सब समूचा विपक्ष हाशिए पर आ गया। तो उसकी ये नीतियां, स्पेस को छोड़ दिया। अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कोरोना काल में भी भ्रष्टाचार हुआ, मैं पूरी बात कर लूं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि आज भ्रष्टाचार चरम पे है, चाहे वो गाँव हो, चाहे वो फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन हो। आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो हमारी योजनाएं थी, क्योंकि हम गांधी जी की विचारधारा में विश्वास करते हैं और गांधी जी गांव से जुड़े हुए नहीं, तो सवाल प्रियंका जी उसी बात को तो उजागर कर रहे हैं। आप जो बातें कह रही थी उस पर सहमति जताते हुए प्रमोद जी यही कह रहे हैं कि आपने उस मुद्दे को छोड़ दिया, उस स्पेस को सामने रख दिया जिसको बीजेपी ने कैश कर लिया। जयप्रकाश पांडे जी, जेपी नड्डा हो या बीजेपी के दूसरे नेता, आज जेपी नड्डा ने भी इस बात को दोहराया कि साहब हमें सावधान रहना है, बहुत सारे षड्यंत्र किए जाएंगे, बहुत सारे जुमले उछाले जाएंगे, बहुत सारी साजिशें होंगी। ये सावधानी किस तौर पर है और इसे कैसे देखें और समझें? देखिए, सियासत में तो स्वाभाविक है कि नैतिकता, एकदम भारत में संयोग से स्वतंत्रता संग्राम के दौर से जो हमारे नेता थे उन लोगों ने साधन की पवित्रता पे बल दिया था और ये भारत का भाग्य रहा है कि बाबा साहब, गांधी, लोहिया, दीनदयाल जी, अटल जी ऐसे नेता रहे जो नैतिकता का प्रतिमान स्थापित किए। लेकिन सियासत में तो स्वाभाविक है कि साम दाम दंड भेद सब लगेगा और जब विपक्ष के पास जमीनी संघर्ष नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि अगर जमीनी संघर्ष होता, जमीन पे पैर होता तो निश्चित रूप से वो एक नैतिक ढंग से लड़ाई लड़ते। जयप्रकाश पांडे जी, विपक्षी पार्टियों का यह आरोप है कि इस 2021 के पंचायती चुनाव में जो परिसीमन हुआ या हो रहा है उसको बीजेपी ने अपने हिसाब से करवाया। आरक्षण नीति को लेकर के 2015 की नीति इस बार बिल्कुल अलग होगी। ये सारी चीजें मैनेजमेंट का एक हिस्सा है बीजेपी के। विपक्षी पार्टियों का तो ये आरोप है। देखिए, जो परिसीमन होता है वो स्वाभाविक, हाँ ये जरूर है कि विधानसभा तक का जो परिसीमन है वो चुनाव आयोग के निर्देशन में होता है, वो संवैधानिक संस्था। और पंचायत का जो परिसीमन होता है उसमें सरकार, मतलब उस तरह की संवैधानिक शक्तियां नहीं है, फिर भी उसे कानूनी अधिकार है। और उसमें जब बीजेपी सबके साथ सबके विकास की बात करती है, पूरी जनता उसके साथ है, तो हम किस हिस्से को अलग पृथक करेंगे? और हमारी रणनीति ही नहीं है। आप अगर देखिए तो इसके पूर्ववर्ती जो सरकारें थी उसमें यह था कि कोई क्षेत्र है, कोई जाति है, कोई वर्ग है, उसको टारगेट कर दिया जाता था, चाहे तुष्टीकरण होता था, यहां तक कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के स्तर पे भी क्षेत्रवाद होता था। अगर आजमगढ़, इटावा, रामपुर इन जिलों में सप्लाई होगी, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कानपुर हुआ करता था। लेकिन आप अच्छी तरह जानते होंगे कि वहां से सपा की सीट नहीं निकलती थी। भाजपा की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारी सरकार है। हमारी सरकार में आप बताइए कि रामपुर, इटावा या कहीं भी जहां अमेठी में हमने इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं बंद करी है, और ना हमारी मोदी जी की जो जनप्रिय नीतियां हैं, चाहे उज्ज्वला हो, सौभाग्य हो, आयुष्मान भारत हो, सबके लिए। तो हाँ, यह सवाल ही नहीं है कि हम ऐसा परिसीमन करेंगे कि एक वर्ग या जाति या क्षेत्र पृथक हो जाए। फखरुल हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं इस पर, आपकी बातों पर पक्ष में आए उसके। फखरुल हसन साहब मुस्कुरा रहे हैं काफी देर से आपकी बातों पर। फखरुल हसन साहब, ये जो आरोप बीजेपी के ऊपर लग रहा है कि साहब परिसीमन इस बार उन क्षेत्रों का, सीटों का इस अंदाज में किया जा रहा है, यह जो आरक्षण नीति है जिससे बीजेपी को स्वाभाविक रूप से फायदा मिलेगा, ऐसा क्यों, ये लांछन क्यों?
देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मित्र मना कर रहे हैं सिरे से। अगर आप पहले पता होता मुझे कि ये इस टॉपिक पे भी बात होगी, तो मैं इन भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के, विधायकों के वो पत्र लेके आता, जो पत्र ये लगातार लिख रहे हैं, डीएम को लिख रहे हैं, दूसरे अधिकारियों को लिख रहे हैं कि ये क्षेत्र यहाँ से, इस सीट से यहाँ से काट दिया जाए और ये दूसरा क्षेत्र इसमें जोड़ दिया जाए। मैं पूरे एविडेंस के साथ बात कर सकता हूं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये ना बताए कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। तुष्टीकरण की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। आप ईद बकरीद की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, हम तो शमशान की भी बात करते हैं। अभी शमशान की घटना उत्तर प्रदेश में हुई, आप तो भ्रष्टाचार कहीं छोड़ ही नहीं रहे हो। आपने तो शमशान में भी भ्रष्टाचार कर दिया मित्र। तो आप भारतीय जनता पार्टी, आप तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार की राजनीति, ये आपको मुबारक, ये आप ही कर सकते हो। समाजवादी पार्टी का ये काम नहीं है। आप आरोप हमारे पास लगा सकते हो, चित कुछ नहीं कर सकते। हमने अगर कन्या विद्या धन दी तो सबको दिया, अगर लैपटॉप बांटा तो सबको लैपटॉप बांटा। हमने नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है। ये आप कह सकते हो। हमने छात्रों को, किसानों को, उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता माना, कहीं कोई भेदभाव नहीं। फखरुल हसन साहब, क्या समाजवादी पार्टी भी अपने आधिकारिक प्रत्याशियों को, अपने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेगी? बीजेपी तो ऐसा करने जा रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति, मैं समझता हूं कि हम कुछ दिनों में अपनी रणनीति क्लियर कर देंगे, लेकिन हमने जो पंचायत में जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए जो भी प्रभारी हैं वो जिले भेज दिए हैं। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम उस पर कोई निर्णय करें। ठीक है, मैं आऊंगा आपकी तरफ, प्रियंका गुप्ता जी और प्रमोद गोस्वामी जी, लेकिन रोहित अग्रवाल जी, ये जो स्ट्रैटेजी बन रही है, जाहिर तौर पर उस पर आरोप प्रत्यारोप तक ही सिर्फ सीमित चीजें दिख रही हैं। क्या माना ऐसा जा रहा है स्वाभाविक रूप से कि आप समाजवादी पार्टी के साथ में जाएंगे पंचायती चुनाव में भी, चाहे वो आपस में गठजोड़ हो या ना हो एक तरीके से? क्या ये एक अच्छा स्टैंड होगा आपकी पार्टी के लिए, आप या मौजूदा वक्त में कि राजनीतिक पार्टियां अपने सिंबल पर या अपने अधिकृत प्रत्याशियों को उतारें? देखिए जब्बार भाई, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है उससे बाकी विपक्ष को फर्क नहीं पड़ता है। बाकी विपक्ष अपनी रणनीति के तहत ही चुनाव के अंदर उतरेगा। और ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पूरी तरीके से, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं जो 70% गरीब गांव में बसता है उसको आहत किया है इन किसान कानूनों से। इन 3 काले कानूनों से भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ चुका है कि किसान पूरी तरीके से आहत है और भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में वोट देने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस सवाल को इसलिए लाया क्योंकि बीजेपी ने बहुत सोच समझ करके कि साहब पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम उतारेंगे। जाहिर तौर पर जमीनी स्तर पर गांव-गांव में भी उस प्रधानी के चुनाव में जब संगठन मजबूत होगा, उससे लोगों की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होगी, तो क्या इससे बीजेपी को फायदा नहीं होगा? और अगर बीजेपी को फायदा हो रहा है, दूसरी पार्टियां इस अंदाज में क्यों नहीं सोच रही हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति अपने नागपुर के कार्यालय में बनाए या अपने दिल्ली के कार्यालय में बनाए, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, विपक्ष जनता की सेवा के लिए है। हमारी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ है। माननीय जयंत चौधरी जी मथुरा में थे आज। माननीय जयंत चौधरी जी बड़ौत में किसानों की समस्याओं को समझ रहे थे। माननीय जयंत चौधरी जी गाजीपुर बॉर्डर पे थे, टिकरी बॉर्डर पे थे, सहारनपुर बॉर्डर पे थे और किसानों के साथ खड़े हुए थे और किसानों की सेवा के लिए थे। भारतीय जनता पार्टी करे अपनी तैयारी, जितनी उसको तैयारी करनी है, जनता इसको जवाब देगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी विपक्ष को हराने का काम नहीं किया है। इन्होंने सिर्फ नैरेटिव चेंज किया है राजनीति का। इन्होंने धर्म के नाम पे राजनीति की, इन्होंने आतंकवाद के नाम पे राजनीति की, इन्होंने लव जिहाद के नाम पे राजनीति की। आज ये तांडव एक फिल्म सीरीज के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। कमेंट कीजिएगा यहाँ पर जयप्रकाश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी को जनता जवाब देने जा रही है। आरोपों पर एक प्रतिक्रिया दीजिएगा जो कि रोहित अग्रवाल जी कह रहे हैं। जी एक कमेंट कीजिएगा। रोहित अग्रवाल जी के जो आरोप हैं वो स्वाभाविक रूप से विरोध के लिए विरोध है, कोई भी तर्क तथ्य उसमें है नहीं। और रियल में जो कह रहे थे कि कोई विचारधारा नैतिकता नहीं बची, आप एक सवाल बढ़िया उठा रहे थे कि इस देश में रियल में कांग्रेस की जो जमीन थी, आज जो टॉपिक आपका है गांव से रिलेटेड है, तो चंपारण से गांधी जी ही आंदोलन शुरू किए थे और रियल में कांग्रेस थी, लेकिन कांग्रेस की जमीन पे ही
केवल क्षेत्रीय दल ही नहीं हो गए हैं, चूंकि इनका भी जो जन्म हुआ है, चौधरी साहब थे, लोहिया थे, कर्पूरी ठाकुर थे, सामाजिक न्याय पिछड़ा आंदोलन कांग्रेस के खिलाफ आया, या दलित चेतना भी थी, काशीराम से पेरियार तक कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन था। तो अब उस तरह से जो राष्ट्रवाद की जो मैं मुद्दा बता रहा हूं कि हमने हमारा मुद्दा क्या था और कैसे धीरे धीरे कांग्रेस को पुरातत्व की ओर ले जा रहा। राष्ट्रवाद की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जमीन है वही हमारा मुद्दा है, आदर्श है। और हमारा मुद्दा इतना अडिग रहा है कि हमारा पूरा नेतृत्व, अटल जी का पूरा कार्यकाल लगभग प्रतिपक्ष में रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने उस मुद्दों पे समझौता नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी भारत की आत्मा के लिए संघर्ष कर रही है। ठीक है, हम तुष्टीकरण नहीं करते, लेकिन अल्पसंख्यक भाइयों का इंपावरमेंट करते हैं। ठीक है, अगर आधी आबादी मुसलमानों की तलाक हलाला से पीड़ित है तो हम साहस से उनके साथ खड़े होते हैं। ये नहीं करते कि उसके कुछ कठमुल्ले नदवा देवबंद के नाराज हो जाएंगे, इसलिए आधी आबादी को पर्दे में कैद करके 3 तलाक हलाला जैसे शरीयत के पाशविक कानूनों से उनको शोषित किया जाए। ये हमारे अंदर ही साहस है। ये सपा और कांग्रेस के पास साहस नहीं, हमारी महिला बहन बैठी है, पूछ लीजिए, इनके पास हिम्मत नहीं है। सामने आते रहे। मगर प्रियंका गुप्ता जी, आप बेशक जयप्रकाश पांडे जी की बातों पर आप नाराज हैं, मगर जब प्रमोद गोस्वामी जी जिन बातों को कर रहे थे उस वक्त भी आप विचलित हो रही थी। प्रमोद गोस्वामी जी ने जो बातें कही ब्रेक पे जाने से पहले, जाहिर तौर पर वो एक आईना दिखाने का काम किया उन्होंने कांग्रेस पार्टी को। इसमें नाराजगी क्यों? ये है कि आज आईना दिखाने की अगर जरूरत है तो वो बीजेपी पार्टी को दिखाने की जरूरत है। बीजेपी पार्टी को ये समझने की जरूरत है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार एक शमशान घाट के फ्लाईओवर में हो जाता है, जिस तरह का भ्रष्टाचार जो है शौचालय बनाने में हो जाता है, जिस तरह का भ्रष्टाचार जो है कोरोना काल में कोरोना के उपकरणों पर हो जाता है, तो किस चीज में भ्रष्टाचार नहीं है आज? हमारा राजनीतिक नेतृत्व के संरक्षण में नहीं होता। कुछ सीमाएं हम स्वीकार करते हैं, हम कार्रवाई भी करते हैं। आपकी तरह पूर्ववर्ती सरकार के शीर्ष मंत्री जेल में नहीं है हमारे। मैं वो भी स्वीकार करता हूं कि शासन की जिम्मेदारी है, अधिकारियों की लापरवाही को भी हम संज्ञान में लेते हैं। ये आपकी सरकार है, लेकिन आपके यहाँ तो राजनीतिक संरक्षण में सब होता है, भ्रष्टाचार हो रहा है। और वो 10% वाले कांग्रेस घराने के अब क्या क्या कहलाएंगे आप? आप ये बताइए कि आपके राजनीतिक संरक्षण में नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा पद नहीं है, रॉबर्ट वाड्रा वाला कोई पद किसी के लिए नहीं है। ठीक है, व्यक्तिगत आप ठीक है, मुझे भ्रष्टाचार की बात करके तो खुद ही आप मुझे आखिरी हिस्से में धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं। आपके पास कोई नेता ऐसा नहीं है जो जिसके पास रुचता हो, मोदी जी के बरक्स खड़ा हो सके, मिले हासिल कुछ हो, उसको कुछ पहुंचे कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। न तो वंशवाद की बैसाखी से आए हैं, न लुटियन जोन्स जयप्रकाश बड़े घराने में पैदा है। जयप्रकाश जी, वो गरीब पिछड़े का बेटा गद्दी पे बैठा है। जयप्रकाश जी एक सेकंड, प्रियंका गुप्ता जी मेरा सवाल सुनिएगा, आपको आवाज आ रही है? प्रियंका गुप्ता जी, मैं उसी सवाल की तरफ आपको लाना चाह रहा हूं कि बीजेपी तो 80 के बाद जिस तरीके से आई वो आई, और इस बीच में 2014 के बाद में किस तरीके से जो स्पेस कांग्रेस पार्टी का छूटा या खिसका आपके हाथ से रेत की तरीके से आपकी मुट्ठी से फिसलता चला गया या चलता जा रहा है, इसकी जिम्मेदार क्या कांग्रेस खुद नहीं है? और अभी भी उससे सीख नहीं ले रही है? अभी भी आपकी पार्टी वैसी स्ट्रेटजी माइक्रो मैनेजमेंट के स्तर पर नहीं कर पा रही है जैसा करना चाहिए? वास्तविकता ये है, इनकी स्ट्रेटजी ये है कि लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना, जिस तरह से ये रोजगार देने के नाम पर झूठ बोलते हैं, जिस तरह ये महिलाओं की सुरक्षा पे। अरे हमारी स्ट्रेटजी है वंदे मातरम। आपके मंच से नारा दिया गया था कांग्रेस के, आप भारत माता की जय वंदे मातरम से बचती हैं, तो दिल्ली से भी केजरीवाल भारत माता की जय कर देते हैं। हम भारत माता की जय आपने मुद्दे छोड़े हैं, आपने राष्ट्रवाद के मुद्दे छोड़े, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के छोड़े, आपने पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को हाशिए पे किया। जनता के मुद्दों के सरोकार की बातें किस हमने नहीं चाहिए कि आप अपनी वो जनता के सामने देखिए। ठीक है, नहीं करेंगी तो इतिहास की राख तले दफन हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। मैं एक निष्पक्ष शहजादे लिखे जाएंगे कि किसके कार्यकाल। गुप्ता जी और जयप्रकाश पांडे जी, ठीक है, कांग्रेस के घर को आज कांग्रेस के चिराग से लग रही है, बीजेपी को कोसिए मत। आपसी 1-2 की तकरार में समीक्षा करिए, ये मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, जो स्थिति इस वक्त है प्रदेश के अंदर, ग्रामीण से, गांव से, जन जन से जोड़ने की जो कोशिश और कवायद बीजेपी की है, और इसमें हैदराबाद का एक एग्जाम्पल है जहां बीजेपी ने अपने आप को कैसे खड़ा किया वहां के निकाय चुनाव में जाकर के मजबूती के साथ में, क्या वैसा यूपी की वैसी ही तैयारी यूपी को लेकर के हो रही है? नहीं, बिल्कुल जवाब साहब, निश्चित रूप से उनका लक्ष्य ही यही है,
और उनका एक चीज मैं और आपको बता दूं, 22 चुनाव तो है ही है, उनका ये जो लक्ष्य देशव्यापी लक्ष्य है, ये 2024 के चुनाव को लेके ये अभी से लक्ष्य तैयार किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी अहम भूमिका है, उसको मजबूत होना चाहिए, लेकिन विपक्ष बिखराव की तरफ है। और दूसरी एक बात और, अभी मैं प्रियंका जी ने जो भ्रष्टाचार की बात कही, मैं खाली छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा कि इस पर हमको ये देखना चाहिए कि भ्रष्टाचार या जो जमीन से जुड़े हुए थे, आखिर क्या वजह है कि हम आज जो 7 दशक तक हम सत्ता में रहे, उसके बाद हम 40 पर आकर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बना पाए। कहीं ना कहीं हमारी खामियां होंगी। बेहतर होगा कि हम आपको आईना दिखाएं, पहले हमको अपना आईना और अपनी चीजों को दुरुस्त करना होगा। खाली आलोचना करके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, मैं आपके आरोप हो सकते हैं सही हो भ्रष्टाचार के, लेकिन सवाल यह है कि आपको वो काम करना होगा। विपक्ष को और कांग्रेस को ये सोचना होगा कि क्या वजह है कि हम खसकते जा रहे हैं। प्रमोद जी, तो ऐसे ठीक है, अगर आप समझती हैं तो आईना देखिए आप। ठीक है प्रमोद जी, क्या ऐसे में जाहिर तौर पर 2024 का लोकसभा, उससे पहले 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा, उससे पहले पंचायती चुनाव क्या एक वाटर टेस्टिंग है तमाम पार्टियों के लिए? पंचायती चुनाव क्या एक तरीके से 2022 के नतीजों से पहले का ये नतीजा कहीं ना कहीं एक तरीके से दिखाएगा कि पार्टियां खड़ी कहां हैं? जोड़कर ऐसा देख सकते हैं, या बिल्कुल अलग होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 2022 का चुनाव पार्टियों की रणनीति और पार्टियों के जमीन से जुड़े होने का ये परिभाषित करेगी कि कौन पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही है। दूसरी, अभी जो आपने पहले इंटरवल से पहले सवाल पूछा था कि किसान आंदोलन का क्या प्रभाव होगा, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उससे चिंतित है और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह निश्चित रूप से एक बड़ा झटका भी हो सकता है। और शायद यही कारण है कि नड्डा साहब ने आके कहा कि महीने में हर पदाधिकारी वहां जाके अपने एक कार्यकर्ता वहां जाएं, पदाधिकारी जाएं और जमीन से जुड़े लोगों से संपर्क स्थापित करें। ये उसी के रणनीति का हिस्सा है कि जो ये किसान के आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी सख्ते में है, ये उसका मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन विपक्ष, अनफॉर्चुनेट कहूंगा, लेकिन विपक्ष उसको जिस ढंग से कैश करना चाहिए वो कैश नहीं कर पा रही है। फखरुल हसन साहब, रिस्पॉन्ड कीजिएगा प्रमोद जी की बातों का। देखिए, विपक्ष क्या अभी बात कह रहे थे कि बिखराव है, विपक्ष में कहीं बिखराव नहीं है। विपक्ष आप उत्तर प्रदेश में देखिए, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की हर गलत नीतियों का जवाब दे रही है। बंगाल में ममता बनर्जी हैं, आप बिहार चले जाइए तो तेजस्वी यादव हैं, महाराष्ट्र चले जाइए तो शिवसेना है, हर जगह विपक्ष है। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र में जो मीडिया है उसकी भी भूमिका, मैं बहुत स्पष्ट बात करता हूँ, बहुत अच्छी नहीं है। एक तथाकथित पत्रकार हैं, आपने अभी देखा होगा कि किस तरीके से उनकी चैट सामने आई, तो हम उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए और उत्तर प्रदेश में जवाब देने के लिए, लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। मैं समझता हूं कि गांव हो या शहर हो उत्तर प्रदेश का, आज भारतीय जनता पार्टी को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। चुनाव की इंतजार है, जैसे ही चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा भारतीय जनता पार्टी को नमस्ते हो जाएगा। 2017 में भी तो हमने यही सुना था ना, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने यही सुना। अरे समाजवादी परिवार की तो एकता कायम कर लीजिए, चाचा वक्त को साथ ले लीजिए। आपकी समान विचारधारा के जो लोग हैं उनको ये स्वाभाविक है कि गोस्वामी जी की बात की पुष्टि कर दी मित्र ने हमारे, कि इनको न समाजवादी परिवार की चिंता है, न क्षेत्रीय दलों की चिंता, ये अकेले लड़ लेंगे। तो इसे बिखराव नहीं तो एकता कहेंगे। देखिए ऐसा है ना कि हम रणनीति अपनी पार्टी की बनाएंगे ना कि हमें कैसे मुकाबला करना है। पार्टी ही भाजपा को चुनौती दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इस बात से आपकी सहमत हूं। लेकिन आप ये एक चीज देख लीजिए, ये प्रमाण, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, लोकदल और कांग्रेस तीनों जो हैं वो जमीन से जुड़ी, किसानों से, गरीबों से जुड़ी बात करती रही और उससे उनका नाता रहा है। आज ये नाता क्यों टूट रहा है, कमजोर हो रहा है? जब मुलायम सिंह थे, चौधरी साहब थे, तब करते थे। आज के अखिलेश जी और चौधरी साहब की तीसरी
पीढ़ी करती नहीं, है, नहीं, जयप्रकाश ये पांडे चौधरी जी। साहब मुलायम सिंह का अपमान है, करते थे वो ठीक है, सम्मानित प्रमोद नेता गोस्वामी थे। जी, बातें तो लेकिन तब भी ये होती करते थी। हैं, ये बातें फेसबुक तो पे तब भी होती आभासी थी। आक्रामक समाजवाद की बुनियाद पर यही इस पार्टी ने अपने आप को जमीन नहीं मजबूत किया। कार्यक्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि लेकिन गांव गरीब बातें देखिए, अलग होती हैं। प्रदेश मालूम के नहीं। अंदर जयप्रकाश पांडे जी, अगर एक आज सेकंड। देश के अंदर किसान आंदोलित है, जब्बार भाई एक ऐसे सेकंड, नहीं है। एक सेकंड, एक सेकंड, फखरुल अगर हसन साहब, अगर देश के अंदर किसान फखरुल आंदोलित हसन साहब, एक है सेकंड। और आपका किसान, आपकी जनता 60% जनता बॉर्डर के ऊपर बैठी हुई है, हम जानते हैं ना। ऐसी ठीक है, स्थिति में ऐसी स्थिति में आप खाली चिंता कर रहे हैं अपने कैसे बूथ मुकाबला स्तर की, करना है हम जानते आप हैं चिंता ना। कर रहे हैं हम चुनाव की, लगातार इससे संवाद ज्यादा कर रहे दुखद हैं, कुछ नहीं हो किसानों सकता है। को मना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये एक किसानों सेकंड, की मैं आप दशा सभी नहीं लोगों को है। रोकना आज चाहूंगा। ये दिलाया। आप सभी लोगों को रोकना आज की चाहूंगा। जो प्रमोद वर्तमान गोस्वामी हालात जी, में कानून बात है, तो वो किसानों कृषि की, को बात वेंटिलेटर खेतिहर पे रख दिया मजदूरों है। की, बात तो ग्रामीणों अगर की, उसमें बात सुधार गांवों की, करना है तो सबकी समाजवादी समाजवादी पार्टी पार्टी है। तब भी करनी थी। भारतीय अगर जनता कुछ पार्टी समस्याएं हैं तो बातों में संवाद असर कर क्यों रहे नहीं रहा? हैं। किसान लग भाई रहा है आएंगे, कि बातों में किसान असर हमारे क्यों नहीं साथ रहा? साथ एक रहेंगे। सेकंड, आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी। रोहित जी, बिहार रोहित जी। में चुनाव में भी ठीक देखा है, गया, ठीक है, ये एक भी सेकंड। महानगर नहीं है, सारे जयप्रकाश किसान भाई जी, हमारे जयप्रकाश साथ जी, हैं। एक सेकंड। प्रमोद किसान गोस्वामी बिल के जी, बाद चुनाव हुआ। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, आप जो लॉलीपॉप देना चाहते हैं किसानों को 1 साल 1.5 साल के लिए स्थगित करके कानून, वो आपकी लॉलीपॉप सिर्फ बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए है। वो लॉलीपॉप किसान नहीं लेंगे। चूंकि किसान भी देखिए, जानते हैं आप क्या करना चाहते हैं। आप किसानों के साथ जिस धोखा करना सैफई राज चाहते हैं, परिवार लेकिन का वो धोखा प्रतिनिधित्व किसान करते हैं, खाएंगे नहीं। आपको ये 2000 आप भी रुपया जानते लॉलीपॉप हैं लगता कि है। आप भूल गए हैं हर कि समय चुनाव आप में भूल रहते गए हैं ना। 3 आना आप 15 चुनाव आना में की बहस रहते हैं करने ना। लोहिया भारतीय गए जनता थे तो पार्टी गोबरी का चुनावी अनाज मूड लेके में गए रहती थे। है ना। आप आप 2000 किसानों को रुपए भी का चुनावी अपमान मूड मत में करिए फील साहब। करना आप चाहते हैं। सैफई राज आप परिवार चाहते के हो कि रिलेटेड 1.5 है, साल के लिए आपको कानून नहीं स्थगित मालूम कर है कि दिया गांव जाए। में 2000 हाँ, रुपए उसके 20 बाद सूद बंगाल पे का लेने चुनाव पे हो, उत्तर प्रदेश का 10% चुनाव 20% पे हो, मिलता किसान है। तो आंदोलन में स्वाभाविक है कि भारतीय आपके जनता लिए वो पार्टी एकदम के हाशिए का चुनाव जो समाप्त हो किसान जाए, है, वैसे जो ही आप 94% अपने मूड में आ किसान जाओ। ठीक है, सरकारी ठीक है। केंद्र पे फखरुल नहीं हसन बेचता, साहब, फखरुल नहीं हसन साहब, जरा बेचता, संक्षेप में, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम को हम बिल्कुल उसके आपके हिस्से खाते में 2000 डालते हैं। जयप्रकाश पांडे जी, साहब आप सैफई उत्सव वाले परिवार को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी नजर में वो होगा तुच्छ। आप कह रहे हैं लॉलीपॉप है, जुमलों की आप राजनीति किसान सम्मान निधि को सम्मान सूचक शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो स्वाभाविक है आपका संस्कार यही कह रहा था कि कभी थे वो मुलायम सिंह थे, जो दूसरी पीढ़ी है। देखिए आपके सामने गांव गरीब किसान के सहायता राशि के लिए आप एक सेकंड, फखरुल हसन साहब का आपकी आवाज जरा धीमी कीजिएगा। एक सेकंड, उत्तर प्रदेश में चलेगी नहीं। एक सेकंड फखरुल हसन साहब, ठीक है। मैं प्रमोद जी आपकी तरफ आ रहा हूं एक दो सवाल लेकर के, मगर मैं रोहित अग्रवाल जी, जाहिर तौर पर चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हो या फिर चौधरी चरण सिंह अपने वक्त में रहे हो या फिर मौजूदा वक्त में अजीत सिंह, बातें तो किसानों से, खेतिहर मजदूरों से, ग्रामीणों की सभी करते रहे। एक वक्त था, उनकी बातों में क्या असर होता था? आज की मौजूदा वक्त की लीडरशिप में आप लोगों की पार्टियों के नेताओं की बातों में वो असर, वो कनेक्टिविटी लोगों से नहीं है, क्या ऐसा है? रोहित जी, सही सवाल किया आपने। देखिए जब्बार भाई, आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीति का नैरेटिव चेंज करने में सक्सेसफुल रही है। जैसा मैंने भी तो पिछले आपने वक्त में आपने कहा हार था, मान ली इसका आज मतलब भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की धर्म की राजनीति रणनीति और कराने में नैरेटिव सेट करने के सक्सेसफुल रही है। मामले में आप लोगों ने हार मान ली। इसका जब्बार भाई मेरी पूरी बात सुनिए। नहीं, इसका निष्कर्ष क्या निकालें कि आप लोग पहले ही नैरेटिव सेट करने के बिल्कुल, मामले देखिए में राम बीजेपी के मंदिर के सामने हार मुद्दे के मान बाद लेते हैं? से 1992-93 के देखिए जब्बार भाई, जब किसानों की बात होती थी, जब देश के अंदर किसानों की बात होती थी तो हमारा देश खुशहाल था। हमारे देश के अंदर किसान की बात होती थी और किसान को इतनी समस्याएं नहीं थी कि 57 दिन से उसको बॉर्डर पे बैठना पड़े। ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन किसान को कभी नहीं करना पड़ा। दिल्ली के दरवाजे किसान के लिए कभी बंद नहीं थे। अगर किसान को कोई समस्या होती थी तो वो नेताओं के पास जाने के लिए सक्षम था और नेताओं से बात करके अपनी समस्याओं को हल करवाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब नैरेटिव को सेट कर दिया कि धर्म के नाम पे राजनीति चलेगी, तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि किस तरीके से जनता को दुख झेलना पड़ रहा है। आज 70 से ज्यादा आप लोग काउंटर नहीं ढूंढ पाए। अरे भाई साहब, अयोध्या आंदोलन के बाद मुलायम सिंह सरकार बना लिए थे, आपको पहले ही भले बता हमारी चुके सरकार क्या किया था, ये आप मत जब्बार भाई कहिए। कि हम मुलायम धर्म की सिंह की राजनीति नहीं किसान कर आवाज सकते, हम में लव ताकत जिहाद थी, की राजनीति नहीं सरकार कर बना सकते। लिए। ठीक है, अब ठीक है। आप प्रियंका जनता गांधी गुप्ता जी नहीं कोई कर धार्मिक सकते। आंदोलन नहीं मैं है, आपकी तरफ 2014 आखिरी में कमेंट मोदी के देश नेतृत्व में भक्ति सरकार है। मुझे मुझे जनता के प्रमोद साथ गोस्वामी जी के जनता आने के पर साथ कार्यक्रम को वाइंड अप करूंगा। प्रियंका गुप्ता जी का आखिरी कमेंट। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है, वाले लोग ठीक है, आज प्रियंका यहाँ पे गुप्ता जी, बैठ के राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ठीक है। तो ऐसी मैं राजनीति सिर्फ हमसे इतना नहीं हो कहना सकती ना। चाहती हूँ कि ठीक है। बीजेपी का जो चाल, चरित्र और चेहरा है वो इससे साफ दिखता है कि ये अनेक मंचों पर खड़े होकर परिवारवाद को ये क्रिटिसाइज करते हैं। पर आप ये बताइए, क्या ये कभी सुनिश्चित करते हैं कि इन्होंने जितने प्रत्याशी चुने हैं
क्या वो किसी जो है जो प्रधान होता है उसका पोता नहीं है, या उसकी वाइफ नहीं है, या उसका बेटा नहीं है? ये वही काम करते हैं, पर मंचों पे खड़े होकर उसको हमारा criticize पूरा करते हैं। मंत्रिमंडल, तो ये पूरा इनका राष्ट्रीय चाल, कार्यकारिणी चरित्र किसी और के पिता चेहरा, नहीं थे। ये इस ठीक, बात मोदी को जी, अमित दिखता शाह जी, है राजनाथ कि आप किसी वही को काम देखिए। करते हैं। मैं आखिरी आपके- सवाल आपके प्रमोद पार्टी गोस्वामी जी में आपकी तरफ आ रहा हूँ। पार्टी को ये परिवार लिखा मत गया है बनाओ। कि आने वाला राष्ट्रीय ठीक है, जयप्रकाश पांडे जी, सोनिया एक प्रियंका कंक्लूडिंग जी, रिमार्क्स में बस प्रमोद आप गोस्वामी जी की तरफ से लेना चाहता हूँ। एक सेकंड, प्रियंका आप सभी लोगों को रोकना चाहूंगा प्लीज, ये आप लोगों के लिए काम की चीजें होंगी। सुनिए प्रमोद जी होगी तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता हूँ। ठीक है। आप मंच से कह दीजिए। ठीक है कल ही प्रमोद नोटिस आ गोस्वामी जी, जाएगी, हमें आपके प्रति सहानुभूति। जयप्रकाश जी, सवाल की बात मत करिए। जयप्रकाश जी, एक सेकंड एक सेकंड प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी, एक सेकंड क्या प्रमोद मैं गोस्वामी कहता हूं जी, कि हमारे यहाँ क्या मैं अमित बात शाह ही जी की आवाज नहीं धीमी कर कीजिएगा। अगला अध्यक्ष कौन आखिरी होगा, सवाल ये में पता प्रमोद नहीं है। गोस्वामी जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके यहाँ क्या ताकत विपक्षी लिया गया पार्टियां है। भारतीय जनता पार्टी के नैरेटिव और एजेंडे में आकर के उलझ जाती हैं? यहाँ भी आपने देखा प्रमोद गोस्वामी जी, तमाम पार्टियों के नेताओं प्रवक्ताओं ने बीजेपी को काउंटर करने की कोशिश की, अपनी बातों को लेकर के जनता तक जाने की कोशिश नहीं की। ठीक है, एक सेकंड, अभी आपने प्रकाश पांडे जी, आपने भी खुद एक्सेप्ट किया था कि अभी नड्डा जी जाएंगे और अमित शाह और मोदी जी से चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है। आप क्या तो डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता रोहित है? जी सुन लीजिए, रोहित जी सुनिए जरा। आपने अभी खुद कहा था रोहित जी, कि नड्डा जी जाएंगे, रोहित और जी, अपनी होमवर्क की कॉपी दिखाएंगे, और वही अमित शाह से अध्यक्ष साइन है। करवाएंगे कि मैं मैं सही जवाब भारतीय देके आया हूँ कि टीम का नहीं। सचिव बनना चाहता हूँ, बताइए कैसे बन सकता हूँ? ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम का सचिव रिमाइंड बनना करके देख बताइए कैसे बन लीजिए, सकता हूँ? रिमाइंड करके देख लीजिए, देखिए, अपने डिबेट को खुद लोकतांत्रिक देख लीजिएगा। निर्णय- आपने खुद एक्सेप्ट किया था कि नड्डा जी अमित शाह से कॉपी चेक करवाएंगे। लोकतांत्रिक निर्णय आप मैंने- डमी मैंने अध्यक्ष काफी और नहीं कोशिश की बनता कि है, आपसे परामर्श मतलब होगा। आपकी तरह अब डमी मुझे अध्यक्ष बात नहीं जवाब बनाते देता हैं, है। लिए शाही में तो हम नहीं बनाते हैं, तानाशाह की तरह हम सरकार तो नहीं चलाते हैं।